हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कृषि क्रांतियों का ऐतिहासिक विकास एवं प्रमुख क्रांतियां। तो जब भी हम लोग कृषि क्रांति पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जनरली हमारे एग्जाम में एक ही कृषि क्रांति से क्वेश्चन आता है और उसका नाम है हरित क्रांति। तो जितने भी यूट्यूब पे देखेंगे या जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं तो आपको सीधे क्या पढ़ाते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति। लेकिन वे इस स्टोरी के जड़ तक नहीं पहुंच पाते हैं कि आखिर ये कहां से शुरू हुई, इसका क्या रीजन था और हमने इसमें कितनी सफलता पाई, इसके क्या फायदे हुए और इसके क्या नुकसान हुए। आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से इस टॉपिक्स को आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि ना आपने कभी किसी YouTube पे ऐसा पढ़ा होगा, ना कभी आपको ऐसे कंटेंट दिखे होंगे। इसमें हमने काफी मेहनत किया है, 5 घंटे के मेहनत के बाद हमने ये कंटेंट को तैयार किया है। अगर आप रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, आप किसी भी एग्जाम को देते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप अभी स्किप करके चले जाए। अगर मेरी बात मानेंगे तो आप इस वीडियो को थ्रोली देखें और समझें। मेरा ये वादा है आपसे कि आपको फिर कभी भी कृषि क्रांति पढ़ने की कहीं से भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें सारे फैक्ट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स, यहां तक कि हरित क्रांति तीसरी क्रांति है तो पहली क्रांति कौन थी, दूसरी क्रांति कौन थी, हमने इन सारी चीजों को मेंशन किया है और काफी अच्छे से इसको कंपाइल किया है। अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो मेरा यकीन मानिए कि आप इस चैनल का दीवाना होने वाले हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चीजों को अच्छे से देखें। आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है कि जहां से हम आपको अवेलेबल करवा सकते हैं चीजों को। जब हो जाएगा तो इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो में। कृषि क्रांतियों का ऐतिहासिक विकास एवं प्रमुख क्रांतियां। यहां से आपको स्टैटिक जीके में या किसी भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे। तो हमने इस टॉपिक्स को देखा और इसके पूरे बैकग्राउंड में गए और इसकी क्या हिस्ट्री है, ये कहां से शुरू हुई। तो मेरा कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो हम जीरो से उठाते हैं और मतलब इसके नेक्स्ट लेवल जहां तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जहां तक संभावना है और एक पढ़े लिखे इंसान के अंदर जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उन सारी चीजों को हमने इसमें कलेक्ट किया है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको काफी मजा आने वाला है। आप बहुत अच्छे से चीजों को सीख पाएंगे और आपको फील होगा कि आप जिस कोचिंग में 15,000, 10,000, 25,000 दे करके या जो भी आपके नामी टीचर्स हैं, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो, अगर उन्होंने इतने कंटेंट के साथ अगर इसको पढ़ाया होगा तो मेरा यकीन मानिए आप पीडीएफ भेज दीजिए या कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। नवपाषाण काल से लेकर आधुनिक हरित क्रांति और विभिन्न रंगीन कृषि क्रांतियों का संपूर्ण दस्तावेज। तो चलिए आइए, जब भी आप हरित क्रांति पढ़ेंगे तो हरित क्रांति को टीचर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हरित क्रांति पूरे मानव इतिहास की तीसरी कृषि क्रांति रही है। तो अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि पहली कृषि क्रांति कौन थी, उसमें क्या हुआ था, दूसरी कृषि क्रांति कौन थी, क्या हुआ था। आप हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं, टीचर आपको एज ए सब्जेक्ट तो पढ़ाता है, लेकिन आपको क्या बना देता है, रट्टू तोता। दो चार फैक्ट्स जो एग्जाम में आ रहे हैं वही आपको मिलते हैं कि लो इसको रट लो, यही एग्जाम में आएगा। नहीं आया तो फिर आपका नैया डूब जाने वाला है। आप बुक्स पढ़ते नहीं है, चीजों को आप खोजना नहीं चाहते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ने का रिवाज ही खत्म हो रहा है, बच्चे पीडीएफ पे आश्रित हो गए हैं। एज ए टीचर हम आपको बताना चाहते हैं कि हम एक टीचर हैं। मेरा माइंड हो सकता है कि किसी टॉपिक के 65-70% चीजों को कलेक्ट करता होगा,
तो आप एक टीचर के माइंड पे कैसे डिपेंडेंट हो सकते हैं? आप किसी भी टीचर से पढ़े, उन चीजों को आप अलग अलग माध्यम से पढ़े। और सबसे पहली बात, आप अपने अंदर टेक्स्ट बुक पढ़ने का जज्बा पैदा करें, उत्साह बनाएं। टीचर से पढ़ने से पहले कम से कम आपको 6 to 12 तक एनसीईआरटी अपने से 2-3 बार पढ़ जानी चाहिए। क्योंकि अभी आप देखिएगा ट्रेंड है कि सभी क्वेश्चंस कहां से आते हैं? एनसीईआरटी से आते हैं। और मेरा दावा है कि जो टीचर आपको पढ़ाते हैं महंगे महंगे कोचिंग में, हो सकता है कि उनके नोट्स को आप उलट करके देखेंगे तो लगेगा कि एनसीईआरटी का 30% भी इन्होंने नहीं लिखा है, या एनसीईआरटी में चीजों को जितनी आसानी से समझाया गया है उन चीजों को ये समझाने में विफल रहे हैं, या बहुत सारी चीजों को स्किप कर चुके हैं। तो चलिए आइए हम इसको एक व्यापक रूप में देखेंगे। तो प्रथम कृषि क्रांति, जैसे हम बताएंगे, अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। तो प्रथम कृषि क्रांति ये कब हुई थी? तो प्रथम कृषि क्रांति हमारी नियोलिथिक एज, या इसको नवपाषाण युग कहा जाता है। आप पढ़े होंगे कि नवपाषाण युग से पहले मानव क्या था? एक घुमंतु जीवन जीता था। 5 दिन यहां रहा, पशुओं के लिए चारा रहा तो खाया पिया, फिर अगले जंगलों के तरफ चला गया, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, ऐसे ऐसे मानव का जीवन बीतता था। मानव क्या था? घुमंतु था, घूम फिर करके अपना जीवन यापन करता था। लेकिन मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना नवपाषाण युग में क्या है? वह घटना है प्रथम कृषि क्रांति। तो चलिए, नवपाषाण काल का युग क्या है? जिस समय कृषि क्रांति हुई, तो कृषि क्रांति जब हुई तब का काल है 10,000 से लेकर के 11,000 ईसा पूर्व के समय नवपाषाण युग था। और नवपाषाण युग में क्या हुई? प्रथम कृषि क्रांति हुई। इस समय का मुख्य परिवर्तन क्या रहा? तो देखिए, मुख्य परिवर्तन ये रहा कि मानव ने घुमंतु जीवन छोड़कर अस्थायी निवास और कृषि आधारित जीवन शैली की शुरुआत की। मानव ने क्या किया? घुमंतु जीवन को छोड़ करके अस्थायी निवास बनाया और कृषि आधारित जीवन शैली की शुरुआत की। इसकी मुख्य शुरुआत मुख्य रूप से फर्टाइल क्रेसेंट या लेवांट क्षेत्र में हुई। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि सर फर्टाइल क्रेसेंट क्या है, या लेवांट क्षेत्र क्या है जहां से ये प्रथम कृषि क्रांति की शुरुआत हुई? तो बाबू हम आपको बता देना चाहते हैं कि फर्टाइल क्रेसेंट या लेवांट क्षेत्र, तो इस फर्टाइल क्रेसेंट को कहा जाता है, क्रेसेंट को उपजाऊ आधा चंद्र का क्षेत्र। मतलब जब आसमान में आप आधा चांद को देखते हैं, तो उसी तरह जब आप देखिएगा कि प्रथम कृषि क्रांति विश्व के जिन क्षेत्रों में हुई, अगर उनको आप मैप पे देखने का प्रयास कीजिएगा तो वह कैसे दिखेंगे? आपको क्रेसेंट के तरह दिखेंगे, मतलब आधा चांद के तरह दिखेंगे। और ये क्षेत्र क्या थे जहां प्रथम कृषि क्रांति हुई थी? ये उपजाऊ थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा फर्टाइल क्रेसेंट, यानी कि उपजाऊ अर्ध क्षेत्र, और इसको लेवांत क्षेत्र भी कहा गया। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, सर आखिर ये फर्टाइल क्रेसेंट या लेवांत क्षेत्र कहां था जहां मानव अस्थायी होकर के और कृषि आधारित जीवन शैली का शुरुआत किया? तो आपको पता होगा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, दजला और फरात नदी। तो इसका भौगोलिक क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो इसका भौगोलिक क्षेत्र है दजला और फरात नदी घाटी, जिसको मुख्य रूप से आप जब हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते होंगे, हड़प्पा सभ्यता, तो उसमें एक वर्ड्स आपको बार बार आता होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या आता होगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता या दुनिया की कोई भी सभ्यता को आप अगर पढ़ेंगे तो दुनिया की कोई भी सभ्यता कहां बसी थी? नदियों के किनारे बसी थी या नदी घाटियों में बसी थी। क्यों? क्योंकि जल ही जीवन है। मानव के जीवन यापन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पानी है। तो इसीलिए आज भी देखिएगा, भारत में भी गंगा नदी के किनारे या झेलम सतलज नदी के किनारे आप जो भी देखिएगा, घनी आबादी जो भी होगी, तो नदियों के किनारे क्या होती है? मैदानी इलाकों में बसी होती है। तो ये जो फर्टाइल क्रेसेंट या लेवांत क्षेत्र जो था, ये दजला और फरात नदी घाटी, जिसको मेसोपोटामिया कहा जाता था, यहां था। और नील नदी घाटी के बीच में भी क्या हुआ था? ये फैला हुआ था। तो अगर पूछा जाए आपसे कि फर्टाइल क्रेसेंट क्या था, तो दजला, फरात और
नील नदी घाटी के बीच फैला हुआ ऐसा क्षेत्र जो अर्धचंद्र के तरह दिखता था और काफी उपजाऊ होता था। इसी को हम लोग क्या बोलते थे? फर्टाइल क्रेसेंट या लेवान क्षेत्र कहते थे। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर हम कैसे जाने कि ये लेवान क्षेत्र कहाँ है? तो चलिए हम आपको कुछ देश का नाम बता रहे हैं जिससे कि आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए, प्रमुख क्षेत्र, देश या क्षेत्र, तो इसमें इराक, सीरिया, तुर्की का दक्षिणी हिस्सा, लेबनान, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र आदि, ये सारे देश उसमें क्या थे? मौजूद थे। एक चीज यहां हमने सिर्फ फिलिस्तीन को मेंशन किया है, अगर आप चाहें तो फिलिस्तीन के बगल में आप क्या मेंशन कर सकते हैं? इजराइल को भी मेंशन कर सकते हैं। यानी कि ये क्षेत्र कहां था? इराक, सीरिया, तुर्की का दक्षिणी हिस्सा, लेबनान, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र आदि, ये सारे जो देश हैं, इन्हीं देशों में ये क्या था? क्रेसेंट, फर्टाइल क्रेसेंट यानी कि लेवान क्षेत्र फैला हुआ था। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रथम कृषि क्रांति कब हुई? तो नियोलिथिक एज या नवपाषाण काल में हुई। इसका काल क्या है? 10,000 से लेकर के 11,000 ईसा पूर्व। या इसमें मुख्य परिवर्तन क्या हुआ? मानव ने घुमंतु जीवन छोड़कर अस्थायी निवास और कृषि आधारित जीवन शैली की शुरुआत की, और इसकी शुरुआत मुख्य रूप से, यानी प्रथम कृषि क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से जहां से हुई उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टाइल क्रेसेंट या लेवान क्षेत्र। फर्टाइल क्रेसेंट क्या होता है? अर्धचांद्र के तरह दिखने वाला उपजाऊ क्षेत्र को हम लोग फर्टाइल क्रेसेंट कहते हैं। और ये फर्टाइल क्रेसेंट कहां था? दजला, फरात और नील नदी घाटी के बीच फैला हुआ था। इसमें प्रमुख रूप से इराक, सीरिया, तुर्की का दक्षिणी हिस्सा, लेबनान, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र और इसराइल आदि आते थे। अब देखिए, इस काल में मानव क्या किया? मानव ने जंगली पशुओं को पालतू बनाया। सॉरी, यहां हम पौधों लिख दिए हैं, यहां आप पशु लिखेंगे, पौधों की जगह पे क्या लिखेंगे? पशु लिखेंगे। बनाया और पशुपालन जैसे भेड़, बकरी की शुरुआत की, जिससे मानव सभ्यता के इतिहास में क्या आया? एक नया मोड़ आया। एक पॉइंट आप चाहें तो यहां पे मेंशन कर सकते हैं। पहली बार मानव ने क्या किया? पहली बार मानव ने गेहूं तथा जौ की खेती की। यहीं पे क्या की? गेहूं तथा जौ की खेती की। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वप्रथम मानव ने किस चीज की खेती की, तो आपको जौ ऑप्शन करना है, ठीक है? एनसीईआरटी जौ को मानता है। लेकिन ऐसे आप किसी अदर बुक वगैरह में देखेंगे तो पहले गेहूं फिर जौ, लेकिन आपको क्या टिक करना है? जौ फिर गेहूं, यानी पहला जौ दूसरा गेहूं। तो प्रथम कृषि क्रांति के समय में ही मानव ने कौन सा अनाज उपजाया? तो जौ और गेहूं को उपजाया। चलिए, तो ये रहा हमारा प्रथम कृषि क्रांति का इतिहास। अब चलते हैं हम अपने सेकंड कृषि क्रांति इतिहास के तरफ। तो चलिए आइए, द्वितीय कृषि क्रांति। द्वितीय कृषि क्रांति यह मुख्य रूप से ब्रिटेन में हुई थी, इसीलिए इसको ब्रिटिश कृषि क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकेंड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन को ब्रिटिश एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सेकेंड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन यानी द्वितीय कृषि क्रांति की शुरुआत जो थी वह 17वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटेन से शुरू हुई थी, बेसिकली इंग्लैंड। तो 17वीं शताब्दी के मध्य यानी 1650 ईस्वी के मध्य में शुरू हुई थी, जो आगे 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में फैल गई। तो द्वितीय कृषि क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? ब्रिटेन से हुई। कब हुई? 1650 यानी 17वीं शताब्दी के मध्य, ठीक है? और 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप और अमेरिका तक फैल गई। अब देखिए, द्वितीय कृषि क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो द्वितीय कृषि क्रांति की मुख्य विशेषताएं थी घेराबंदी आंदोलन यानी इनक्लोजर मूवमेंट। तो देखिए, किसानों के पास जो छोटे छोटे खेत होते थे, जमीन के टुकड़े होते थे, उनको आपस में जोड़ करके एक बड़ा कृषि खंड बनाया गया। क्या बनाया गया? एक बड़ा कृषि भूखंड बनाया गया, जिससे कृषि का कार्य और प्रबंधन अधिक सुगम हो गया, मतलब आसान हो गया। अब सोचिए
कि कोई एक आपके पास 1 बीघा जमीन है, 2 कट्ठा कहीं और है, 2 कट्ठा कहीं और है, 2 कट्ठा कहीं और है, तो आपको कृषि करने में काफी परेशानी होगी। आप दूसरे के नलकूप पे डिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन वही खेत आपको एक जगह इकट्ठा दे दिया जाए तो आप अपने सभी संसाधन को वहां पे यूज कर सकते हैं, अपने यूज के लिए सभी संसाधन को इकट्ठा कर सकते हैं, या फसलों की बुआई रोपाई या फिर ट्रैक्टर या आधुनिक मशीनों का उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्रीकल्चर लैंड होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तो उसमें कृषि करने में आपको क्या होगी, काफी सहूलियत होगी, यानी कि आसानी होगी। दूसरा द्वितीय कृषि क्रांति का मुख्य बिंदु है चयनात्मक प्रजनन, यानी कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग। यह मुख्य रूप से उत्तम गुणों वाले पशुओं का चयन कर प्रजनन कराया गया। विशिष्ट और उत्तम गुण वाले पशुओं का चयन कर प्रजनन कराया गया, जिससे मांस और दूध उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। तो पहला क्या रहा, घेराबंदी आंदोलन, यानी छोटे छोटे जमीन के टुकड़े को मिलाकर के एक बड़ा टुकड़ा बनाया गया, और फिर इससे कृषि कार्य और प्रबंधन अधिक सुगम हो गया। दूसरा था सिलेक्टिव ब्रीडिंग, यानी कि चयनात्मक प्रजनन। इससे विशिष्ट और उत्तम गुण वाले पशुओं का चयन करके उनका प्रजनन कराया गया, जिससे मांस और दूध उत्पादन में क्या हुई, भारी वृद्धि हो गई। तीसरा इस समय का सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है फसल चक्र, यानी कि क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्यों लाया गया कि जमीन का कोई उर्वर हिस्सा जो है वह खाली ना रहे, उसमें कोई दूसरी फसल को बोया जाए। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खेतों में वैज्ञानिक तरीकों से फसल का आवर्तन किया जाना, जैसे टर्नओवर और क्लोवर फसलों का उपयोग किया जाए। ठीक है, इससे उत्पादन में वृद्धि भी होगी और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी, यानी कि फर्टाइल रेट भी मिट्टी का ठीक रहेगा और इससे उत्पादन भी बढ़ जाएगी। तो पहला कृषि क्रांति आपने जाना, फिर उसके बाद आपने द्वितीय कृषि क्रांति को जाना। यही हमारे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का हिस्ट्री है। अब चलते हैं जहां से हमारे एग्जाम में बार बार प्रश्न आते हैं, यानी कि तृतीय कृषि क्रांति। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो पहला कृषि क्रांति जो था कब शुरू हुआ था, नवपाषाण काल में शुरू हुआ था, 10,000 से 11,000 ईसा पूर्व। द्वितीय कृषि क्रांति, इसको ब्रिटिश कृषि क्रांति कहा गया था। ये कब शुरू हुआ था, 1650 यानी 17वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटेन में। 18वीं और 19वीं में ये अमेरिका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक फैल गया था। इसके मुख्य कारण थे घेराबंदी, चयनात्मक प्रजनन और फसल चक्र। तृतीय कृषि क्रांति, इसको हरित क्रांति भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसको औद्योगिक क्रांति भी कहा गया है, ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहा गया है और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी कहा गया है। तो चलिए यहां से आपको एकदम कंसंट्रेशन के साथ देखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए। हरित क्रांति, देखिए अब हरित क्रांति वर्ड आया तो आपको याद रखना है कि हरित क्रांति जो वर्ड है ये जिसने दिया था उसका नाम था क्या, विलियम गॉड। क्या नाम था, विलियम गॉड। जिसने दिया था इसका नाम क्या था, विलियम गॉड। विलियम गॉड ने क्या दिया था, हरित क्रांति शब्द दिया था। ठीक है, तो हरित क्रांति उस ऐतिहासिक कृषि नीति और बदलाव को संदर्भित करती है जिसकी शुरुआत वैश्विक स्तर पे 1940 और 50 के दशक में। आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति विश्व स्तर पे कब शुरू हुई, तो 1940 से 50 के दशक में। और ये सबसे पहले कहां शुरू हुई थी, तो आपको याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट के एक नीचे में जैसे छिपकली के पूंछ जैसे एक देश दिखेगा, उसका नाम है मैक्सिको। क्या नाम है, मैक्सिको। चांदी उत्पादन में ऊपर में आता है मैक्सिको। ठीक है, तो उसी मैक्सिको के अंदर 1940-50 में इसकी शुरुआत की गई थी और भारत में 1966-67 के दौरान हुई। तो देखिए तृतीय कृषि क्रांति को हरित क्रांति हम लोग कहते हैं। हरित क्रांति शब्द किसने दिया, विलियम गॉड ने दिया।
विश्व स्तर पे इसका शुरुआत कब हुआ? तो 1940 से 50 के दशक में। और किस देश में हुआ? तो मैक्सिको के अंदर हुआ। और भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1966 से लेके 1967 के बीच में भारत में इसकी शुरुआत हुई। अब एक प्रश्न यहां से आपसे जो बार बार पूछा जाता है, हमने इसमें इसको नोट नहीं किया है, मेरे पीडीएफ के अंदर मेंशन नहीं है, आप ऐसा करें कि इसको लिख ले। तो चलिए लिखिए, इसमें लिखिए, हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है। और इस समय भारत के खाद्य एवं कृषि मंत्री, भारत के खाद्य एवं कृषि मंत्री ये थे चिदंबरम सुब्रमण्यम। कौन थे? चिदंबरम सुब्रमण्यम। तो आपको ध्यान क्या देना है कि तृतीय कृषि क्रांति को हरित क्रांति, हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया। वैश्विक स्तर पर इसकी शुरुआत 1940 से 50 में और भारत में 1966 से 67 के दौरान हुई। ठीक है। हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और इस समय खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? तो खाद्य और कृषि मंत्री थे चिदंबरम सुब्रमण्यम। कौन थे? चिदंबरम सुब्रमण्यम। आपको हरित क्रांति का जब बात आएगा तो आपको याद रखना है जय जवान जय किसान। इसी समय जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया? तो इन्होंने ही दिया था, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए चलते हैं अब आगे की तरफ। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक खेती के जगह आधुनिक तकनीकों को अपनाकर खाद्यान्न उत्पादन, विशेष तौर पर गेहूं और धान के मामले में आत्मनिर्भर बनना था। इस क्रांति के तहत उच्च उपज देने वाली किस्मों, देखिए इसको याद रखना है, HYV हाई एल्डिंग वेराइटी सीड्स, इसमें एस छूट गया है, HYVS होता है, हाई एल्डिंग वेराइटी सीड्स का उपयोग किया गया, जो कि मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देती है। ठीक है। हाई वेराइटी यानी HYV बीजों, आधुनिक सिंचाई प्रणालियों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक और कृषि यंत्रों का बड़े पैमाने पे उपयोग किया गया। ठीक है। यहां तक चीजों को आप क्लियर समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हम अपने इसी टॉपिक के नेक्स्ट के तरफ। अब यहां पे दो फैक्ट्स है जो आपको याद रखना है। वैश्विक स्तर पे हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो आपको याद है कि वैश्विक स्तर पे 1940 से 50 के दशक में मैक्सिको में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो उसके जनक कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। जबकि भारत में इसे सफल बनाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। किनको जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत खाद्यान्न के मामले में आयात पर निर्भरता से मुक्त होकर आत्मनिर्भर बना। यानी कि हरित क्रांति के बाद हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना था, हम अपना धान गेहूं अनाज खुद पैदा कर सकते थे। ठीक है। तो चलिए देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में जब हुई तो प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। लेकिन हरित क्रांति को सबसे ज्यादा विस्तार जिनके टेन्योर में मिला, जिन प्रधानमंत्री के टेन्योर में मिला, उनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में यानी काल में हरित क्रांति को काफी विस्तार मिला। ठीक है। तो चलिए एक बार और रिपीट करके हम आपको बता दे रहे हैं। तो हरित क्रांति को तीसरी कृषि क्रांति भी कहा जाता है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गॉड ने दिया। हरित क्रांति की शुरुआत वैश्विक स्तर पे कब हुई? 1940 से 50 के समय में।
और वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग साहब थे, ठीक है। जबकि भारत में इसे सफल बनाने का श्रेय किनको जाता है? यानी भारत में हरित क्रांति के जनक कौन होंगे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। हरित क्रांति के बाद भारत क्या हुआ? आत्मनिर्भर बन गया, ठीक है। खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। चलिए, अब जहां से क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके में बार बार पूछे जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं, चलिए आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको बताएंगे जिससे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। हरित क्रांति की सफलता के बाद कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाने और देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न रंगों के नाम से अन्य क्रांतियों की शुरुआत की गई। यानी जो भी क्रांतियां हुई, इनका नाम जो किसके आधार पर रखा गया? रंगों के नाम पे। किस पे? रंगों के नाम पे क्रांतियों की शुरुआत की गई। अब चलिए, हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया है। क्रांति का नाम, संबंधित क्षेत्र या उत्पाद, जनक या प्रणेता। यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कुछ फैक्ट्स जो ऊपर में पूछे जाते हैं उसको हमने बता दिया है। बाकी आपके जब भी हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 80% यहां से पूछे जाएंगे और 20% क्वेश्चन आपके ऊपर से पूछे जाएंगे। कुछ फैक्ट्स भारत के बारे में जो हम इसमें ऐड नहीं कर पाए हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे। तो चलिए, पहला है हमारा हरित क्रांति। क्या है? हरित क्रांति। तो देखिए, हरित, हरित को ऐसे देखिएगा तो हरा, तो धान गेहूं ये सब क्या होता है? देखिएगा, जब धान और गेहूं की बुआई होती है, जब छोटा छोटा होता है तो ये कैसा दिखता है? हरा हरा दिखता है। तो हरित क्रांति किनके लिए यूज हुआ? धान और गेहूं के लिए। किनके लिए? धान और गेहूं के लिए। तो जनक इसके कौन माने जाएंगे? भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व में माने जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग साहब। तो हरित क्रांति, ह से हरा, हरा क्या होता है? धान गेहूं। तो हरित क्रांति के जनक भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। चलिए चलते हैं वीडियो में अपने आगे। दूसरा है श्वेत क्रांति। क्या है? श्वेत क्रांति। तो श्वेत मतलब क्या होता है? उजला, ठीक है। श्वेत मतलब उजला। तो आपको याद रखना है, श्वेत मतलब उजला। तो दूध भी क्या होता है? उजला। दूध भी क्या होता है? उजला। तो श्वेत क्रांति ये दूध उत्पादन से संबंधित था, ठीक है। इसको ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से चलाया गया था और इसके जनक जो है उनको कहा जाता है क्या? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्या कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो आपने ऊपर में देखा था हरित क्रांति, तो भारत में कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन साहब थे। और विश्व में कौन थे? तो विश्व में इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग साहब थे। अब श्वेत क्रांति आपने देखा, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन हुए? तो श्वेत क्रांति के जनक हुए भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अब चलिए, अब चलते हैं कहां? नीली क्रांति। हमारा नेक्स्ट है नीली क्रांति। नीली क्रांति ये किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य और मछली उत्पादन, ठीक है। और इसके जनक कौन है? तो इसके जनक दो लोग हैं। एक का नाम है डॉक्टर अरुण कृष्णन एवं हीरालाल चौधरी। तो नीली क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णन एवं हीरालाल चौधरी। नीली क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णन एवं हीरालाल चौधरी। अब चलिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है, इसको आप कैसे याद करें? तो चलिए, इसको याद करने का हम आपको बताते हैं बहुत अच्छा लेवल का एगो ट्रिक जो आप कभी नहीं भूलिएगा। तो देखिए, नीली क्रांति किससे है? मत्स्य या मछली उत्पादन से। तो मछली कहाँ रहती है? सबसे ज्यादा मछली कहाँ पकड़ी जाती है? समुद्र में। समुद्र का पानी आप देखिएगा तो कैसे दिखता है? एकदम नीला दिखता है। तो आपको याद रखना है क्या?
नीली क्रांति यानी कि नीला पानी। तो पानी में, नीला पानी में कौन रहता है? मछली। तो नीली क्रांति किससे रिलेटेड हो गई? मत्स्य उत्पादन से। अब चलिए अगला मेरा है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये तिलहन उत्पादन, सरसों, सूरजमुखी आदि। और पीली क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा। कौन है? सैम पित्रोदा। तो पीली क्रांति, आप सरसों कोई भी बच्चा नहीं होगा जो नहीं देखा होगा, या सूरजमुखी का फूल आप देखेंगे पीला पीला, जब सूरज इधर से निकलता है तो उस फूल का मुख उधर रहता है, फिर सूरज जब डूबने पे होता है, मतलब जिधर जिधर सूरज जाता है उधर उधर उसका मुख हुआ रहता है। ठीक है, तो पीली क्रांति और पीली क्रांति का संबंध किसके हो गया? सरसों, सूरजमुखी आदि, यानी कि ये भी पीला होता है और इसके जनक भी हैं सैम पित्रोदा। तो देखिए पीली क्रांति, तो पीली क्रांति, तो देखिए इसके जनक को भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, पीली पित्रोदा, पीली पित्रोदा, ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। कौन है? पीली या पित्रोदा। तो पीली क्रांति क्या हो गई? तिलहन उत्पादन, सरसों, सूरजमुखी आदि, और इसके जनक हो गए आपके सैम पित्रोदा। अब चलिए नेक्स्ट है हमारा रजत क्रांति। क्या है? रजत क्रांति। तो रजत क्रांति किससे रिलेटेड है? तो देखिए रजत का मतलब होता है चांदी। तो चांदी क्या होता है? एकदम व्हाइट होता है, चमकदार होता है। तो आपको याद रखना है कि रजत, रजत मतलब चांदी। चांदी कैसा होता है? तो चांदी देखिएगा तो आपको अंडा की तरह दिखेगा। तो रजत क्रांति का उत्पादन की, रजत क्रांति का संबंध किससे? अंडा और पोल्ट्री उत्पादन। पोल्ट्री में चिकन उकन भी होगा, तो चिकन को देखिएगा ना तो व्हाइट ना दिखता है। तो रजत क्रांति का उत्पादन किससे? अंडा और पोल्ट्री। और इसके जनक कौन है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। इसकी जनक कौन है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो चलिए शुरू से एक बार हम लोग फिर देखते हैं। तो पहला हमारा था हरित क्रांति। भारत में थे एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व में थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। आपको याद है हरी, हरी का मतलब क्या? धान गेहूं होता है हरा, तो धान गेहूं से हो गया। उसके बाद श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्या होता है? दूध उजला होता है, श्वेत का मतलब उजला, तो दूध उत्पादन, और इसके थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और उसके बाद नीली क्रांति। तो नीला क्या होता है? समुद्र का पानी, और समुद्र के पानी में क्या रहती है? मछली। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य या मछली उत्पादन से। ठीक है, और इसको भी आप रिलेट कीजिएगा ना तो इसके भी जनक पता चल जाएगा। जैसे नौ से नीली, या देखिए नाम में है कृष्णन, तो डॉक्टर अरुण कृष्णन, नीली क्रांति, डॉक्टर अरुण कृष्णन, नीली क्रांति। पीली क्रांति, तो प से पीला, अब प से ही पित्रोदा, तो पीली क्रांति के जनक हो गए सैम पित्रोदा। अब पीला क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि सरसों, सूरजमुखी दोनों पीला दिखता है, दोनों क्या है? तिलहन है, यानी कि इससे हम लोग क्या निकालते हैं? तेल निकालते हैं। तो पीली क्रांति का संबंध हमारा किससे हो गया? तिलहन उत्पादन से। इसके जनक हो गए सैम पित्रोदा। अब रजत क्रांति, रजत का मतलब आप समझ ही रहे हैं, चांदी होता है। अंडा या पोल्ट्री में जो भी उत्पादन होता है तो कैसे दिखता है? चांदी के जैसे दिखता है, उजला उजला चमकदार। और इसकी जनक जो है श्रीमती, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति क्या है? प्याज, झींगा और मांस प्रसंस्करण, और इसके जनक हैं दुर्गेश पटेल। अब कैसे याद रखिएगा कि गुलाबी क्रांति, प्याज, झींगा और मांस प्रसंस्करण? तो देखिए कभी कभी आप सूखा हुआ झींगा देखे होंगे, ठीक है, या झींगा मछली देखे होंगे, तो क्या होती है? लाल लाल दिखती है, मतलब गुलाबी टाइप पर दिखती है। या मांस भी अगर आप खरीदिएगा तो ये भी क्या है? हल्का गुलाबी कलर का दिखता है। या प्याज का कलर भी देखिएगा तो ये तो प्याज उतना गुलाबी नहीं होता है, लेकिन आप झींगा से इसको पकड़ सकते हैं। तो गुलाबी क्रांति क्या हो जाएगा? प्याज, झींगा और मांस प्रसंस्करण। गुलाबी क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे आपके? दुर्गेश पटेल। रजत क्रांति की कौन थी? इंदिरा गांधी। पीली क्रांति, प से पीली, प से पित्रोदा, सैम पित्रोदा। नीली क्रांति डॉक्टर अरुण कृष्णन, और ये किनसे था? मत्स्य यानी मछली उत्पादन से।
श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, इसके लिए ऑपरेशन फ्लड भी चलाया गया था, डॉक्टर बरीश कुरियन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट। स्वर्ण यानी कि सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो बागवानी, फल और शहद उत्पादन से। किससे है? बागवानी, फल और शहद उत्पादन से। और इसके जो जनक है उनका नाम है निरपक्ष तुतेज। कि क्या नाम है? निरपक्ष तुतेज। क्या नाम है? निरपक्ष तुतेज। अब देखिए स्वर्ण और या सुनहरी क्रांति, तो देखिए दोनों को याद रखना। तो आपको पता होगा कि स्वर्ण कैसा दिखता है? पीला टाइप पे चमकीला रहता है। आप शहद को भी देखिएगा तो शहद भी आपको क्या दिखता है? पीला और चमकीला दिखता है। क्या दिखता है? पीला और चमकीला टाइप पे दिखता है। अब सुनहरा, आदमी बोलता है ना कि आज बहुत सुनहरा मौसम है, घूमने का मन कर रहा है, चलते हैं आज जंगल, नदी वदी के तरफ चलते हैं, जंगल के तरफ चलते हैं, बड़ी अच्छी हवा चल रही है, बड़ी सुनहरा मौसम है, तो चलिए हम बागवानी के तरफ, बगीचे के तरफ चलते हैं। तो सुनहरी क्रांति से आप रिलेट कर पाएंगे क्या? बागवानी, फल और शहद उत्पादन। और इसके जनक कौन है? तो निरपक्ष तुतेज है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। लाल क्रांति। तो लाल क्रांति का भी संबंध किससे है? टमाटर और मांस उत्पादन। और इसके जनक कौन है? विशाल तिवारी। क्या है? विशाल तिवारी है। ठीक है, ये आपको ऐसे भी याद रह जाएंगे। ठीक है, तो लाल क्रांति, लाल देखिए रिलेट कीजिए, आपको रिलेट करा के हम याद करा देंगे। लाल विशाल, मिलाइए लाल और विशाल, कुछ पकड़ लिए ना आप। जैसे पीली पित्रोदा, वैसे लाल विशाल। तो इसके जनक कौन हो गए? विशाल तिवारी हो गए। और लाल, टमाटर भी लाल होता है और मांस भी लाल होता है, तो इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है कि टमाटर और मांस उत्पादन किससे संबंधित है? लाल क्रांति से। और लाल के जनक कौन? लाल के जनक है विशाल, यानी कि विशाल तिवारी। अब चलिए हमारा नेक्स्ट है काली क्रांति। तो काली क्रांति, काली क्रांति का संबंध किससे है? तो काली क्रांति का संबंध है हमारा पेट्रोलियम और कच्चा तेल उत्पादन। पेट्रोलियम और कच्चा तेल उत्पादन, पेट्रोल देखिएगा या कच्चा मिट्टी का तेल, तो कच्चा पेट्रोलियम देखिएगा या कच्चा तेल उत्पादन, तो कुआं में देखिएगा तो एकदम काला दिखाई देता है। ठीक है, तो काली क्रांति। और इसका जनक कोई नहीं है, ये सरकार के द्वारा लाई गई नीति थी। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा लाई गई नीति थी। तो काली क्रांति का संबंध किससे हो गया? पेट्रोल और कच्चा तेल से। ठीक है, अब चलिए चलते अपने नेक्स्ट के तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्या है? गोल क्रांति। क्या है? गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन। ये भी किसकी नीति थी? सरकारी नीति थी। इसका भी जनक कोई नहीं है, इसका भी जनक कोई नहीं है। तो चलिए आपको याद करवा देते हैं। आलू, आलू कैसा होता है? आलू गोल गोल होता है। तो गोल क्रांति का संबंध किससे हो गया? आलू उत्पादन से हो गया। सरकारी नीति है। चलिए नेक्स्ट के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? भूरी क्रांति। नेक्स्ट क्या है? भूरी क्रांति। तो और भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध है चमड़ा, कोको और गैर पारंपरिक उत्पाद। चमड़ा, कोको और गैर पारंपरिक उत्पाद। तो भूरी क्रांति से आप याद रख सकते हैं कि बहुत सारे जानवर का जो बाल होता है भूरा होता है, तो जानवर से हम लोग को क्या प्राप्त होता है? चमड़ा, मांस, दूध, यही ना प्राप्त होता है। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि भूरी क्रांति, चमड़ा, कोको और गैर पारंपरिक उत्पाद। अब भूरी क्रांति के जनक कौन है? तो भूरी, और यहीं से याद रखना है आपको, चौधरी। भूरी चौधरी। ठीक है, क्या भूरी या लाल भी याद कर सकते हैं? भूरी लाल, तो ऐसे याद हो जाएगा भूरी क्रांति हीरा लाल। नहीं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं भूरी या चौधरी, तो ऐसे याद रहेगा हीरालाल चौधरी। तो भूरी क्रांति के जनक कौन है? तो हीरालाल चौधरी है। कौन है? हीरालाल चौधरी है। और भूरी क्रांति का संबंध किससे है? चमड़ा, कोको और गैर पारंपरिक उत्पाद से है। चलिए हमारा नेक्स्ट है धूसर ग्रे क्रांति। तो धूसर ग्रे क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। किससे है? उर्वरक उत्पादन से। और ये भी
किसी कोई इसका जनक नहीं है, ये भी क्या है, सरकारी नीति है। क्या है, सरकारी नीति है। धूसर या इसको ग्रे क्रांति। तो इसका एक ट्रिक है, अगर आप ग्रे याद रखिएगा ना, तो ग्रे में देखिए आधा इधर रे है, तो उसके ऊपर जो रे रहेगा वर्ड में, यानी उर्वरक में कि देखिए ऊपर भी आधा र है, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं धूसर उर्वरक। धूसर देखिए यहाँ र भी रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। धूसर उर्वरक उत्पादन, ठीक है। और लास्ट है हमारा स्वर्ण फाइबर क्रांति, और इसका संबंध है जूट उत्पादन से, और ये भी क्या है, सरकारी नीति है, इसके भी कोई जनक नहीं है, ठीक है ना। तो जूट को स्वर्ण फाइबर बोला ही जाता है। क्या बोला जाता है, स्वर्ण फाइबर बोला जाता है जूट को। तो जूट स्वर्ण फाइबर क्रांति का संबंध किससे हो गया, जूट उत्पादन से हो गया। किससे हो गया, जूट उत्पादन से हो गया। अब चलिए लास्ट थोड़ा सा इसके लिए कुछ कंक्लूजन है हमारा। हम चाहते हैं कि आप लोग इस कंक्लूजन को थोड़ा अच्छे से देखें। तो कंक्लूजन क्या है, हमने 3 कृषि क्रांति पढ़ी। कौन कौन सा, पहला कृषि क्रांति, चलिए हम आपको रिकॉल कराते हैं, आप अच्छे से सुने इसको। पहला कृषि क्रांति, तो पहला कृषि क्रांति कब हुआ था बबुआ, तो ये हुआ था 10,000 से लेके 11,000 के बीच। और उस जगह को हम लोग क्या बोलते थे, तो उस जगह को हम लोग बोलते थे फर्टाइल क्रिसेंट, यानी कि उपजाऊ आधा चंद्र क्षेत्र, या इस क्षेत्र को लेवांत क्षेत्र भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, लेवांत क्षेत्र भी कहा जाता था। और ये किन नदियों के बीच में था, तो दजला, फरात और नील नदी घाटी के बीच फैला हुआ था। आपको पता होगा कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में व्यापार होता था, ठीक है। तो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ बसी थी, दजला और फरात नदी के बीच में। कहाँ, दजला और फरात नदी के बीच जिस सभ्यता का जन्म हुआ उसको कहा जाता है मेसोपोटामिया का सभ्यता। आप अपने हिस्ट्री टीचर से पढ़े होंगे, ठीक है। और इसमें कौन कौन देश आते थे, इराक, सीरिया, तुर्की का दक्षिणी हिस्सा, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र आदि। और यहाँ के लोगों ने सर्वप्रथम क्या किया, गेहूं तथा जौ का खेती किया। क्या किया, गेहूं तथा जौ का खेती किया। फिर द्वितीय कृषि क्रांति में हम लोग आए। तो द्वितीय कृषि क्रांति को हम लोग क्या कहते थे बाबू, ब्रिटिश कृषि क्रांति, क्योंकि इसकी शुरुआत कहाँ हुई, ब्रिटेन में हुई, और 17वीं सदी के मध्य में हुई, यानी 1650 के आसपास। 18वीं और 19वीं सदी में ये कहाँ पहुंच गई, यूरोप और उत्तरी अमेरिका पहुंच गई। इस समय मुख्य रूप से 3 काम हुए थे। एक तो आपको पता है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग, यानी चयनात्मक प्रजनन इसलिए किया जाता था कि इससे मांस और दूध के उत्पादन में वृद्धि हो सके। क्रॉप रोटेशन, यानी कि फसल चक्र। और तीसरा घेराबंदी आंदोलन, ठीक है। छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों को मिला दिया गया, जिससे कृषि एग्रीकल्चर में लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, नए इक्विपमेंट का वे लोग इस्तेमाल कर सके, ठीक है। और तीसरी क्रांति हमारी क्या रही, हरित क्रांति, वैश्विक स्तर पर 1940-50 में, भारत में 1966-67 में। तो वैश्विक स्तर पे जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग थे। और भारत में कौन थे, एमएस स्वामीनाथन थे, ठीक है। हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे, तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। लेकिन हरित क्रांति को सबसे ज्यादा व्यापक फैलाव किस प्रधानमंत्री के काल में मिला, तो ये सबसे ज्यादा व्यापक फैलाव आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी जी के काल में मिला। किनके काल में मिला बाबू, तो इंदिरा गांधी जी के काल में मिला, इंदिरा गांधी जी के काल में मिला, ठीक है। और आप इसमें हरित क्रांति में अगर और कुछ जो छूट क्या है, देखिए भारत में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति का फायदा भारत में सबसे ज्यादा किन क्षेत्रों में हुआ, क्या भारत के किन हिस्सों में हुआ, तो देखिए भारत के सबसे ज्यादा आप देखिएगा तो हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी आदि क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हुआ।
एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि हरित क्रांति से भारत में किन फसलों का उत्पादन बढ़ा। तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन बढ़ा और उसके बाद क्या बढ़ा, धान का उत्पादन बढ़ा। ठीक है, किसका उत्पादन बढ़ा, धान का उत्पादन बढ़ा। ठीक है, और आपको एक फैक्ट हम बताते हैं कि एमएसपी का जो एमएसपी आप पढ़े होंगे, तो एमएसपी कानून भी इसी समय में बना। कब, ये हरित क्रांति के समय में ही एमएसपी का कानून भी भारत के अंदर आया था। ठीक है, और अगर आप इसमें और कुछ अगर एड ऑन जो करना होगा तो इसके बाद हमारा 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू वीडियो का सीरीज आएगा। ये हमारा सब्जेक्टिव क्लास था। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्लास आएगा, जहां पे अगर मान लीजिए कि 1 2 3 फैक्ट्स छूट गए हो जो हम आपको नहीं बता पाए हो, तो उन फैक्ट्स का हम चर्चा वहां पे करेंगे। जैसे कि देखिए हम छोड़ दिए हैं कि इंद्रधनुषीय क्रांति क्या होता है। ठीक है, तो इंद्रधनुषीय क्रांति आपको याद होगा, कृषि के सभी क्षेत्रों के को मिला करके जो बोला जाता है, इसको इंद्रधनुषीय क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। 1 मिनट, हाँ चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।